साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज ही हमारी एलडीसी की क्लास नंबर 8 है और हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण, उसका एक क्लास हमने कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण होती क्या है, क्या उसका जनरल फॉर्म है, किस तरीके से द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं, कौन-कौन से मेथड है, जिसमें हम लोगों ने गुणनखंड विधि को पढ़ लिया था। इसके साथ हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था और उसके बाद हमने उन पर आधारित कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को किए थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है साथियों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं और वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स का हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से मस्ट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मूलों की प्रकृति बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने उन सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण है तो ये डेफिनेटली आपके एक बहुत काम की क्लास होने वाली है। साथ ही इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर अवेलेबल कराते हैं। आपको वहां जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना है ताकि वहां पर आपको इन क्लास के नोट्स मिल जाए। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे मिलती है। प्रीमियर पर क्लास चलती है आपकी। लाइव नहीं चलाते ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। लाइव में थोड़ा टाइम वेस्ट होने का रहता है तो उस हिसाब से हमने सोचा कि क्लास को रिकॉर्डेड ही भेजेंगे तो आप तक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ये क्लास आप जब पढ़ेंगे पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये बात श्योर हो जाएगा कि इस क्लास से बेहतर आपको कहीं पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ और या फिर उससे हमारा कंटेंट कहीं से कम नहीं होगा। उससे बेहतर कंटेंट होंगे, बेहतर क्वेश्चन होंगे, बेहतर तरीके से बहुत आसान भाषा में आपको सिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ से जुड़िए, विश्वास कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो साथियों कल की जो हमारी क्लास थी ना उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म पढ़ लिया था कि सर द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। एबीसी हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने इससे श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो हमारे पास साथियों आया है ना, अंदर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d से व्यक्त करते हैं तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी पहचानना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसमें ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है कांस्टेंट टर्म। एबीसी पहचानने के बाद ये जो डी है ना वो कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डी को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा जो नेचर ऑफ रूट है ना वो इसी डी पर डिपेंड होता है। डी पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। और डी को बोलते क्या है, तो डी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा नेचर ऑफ रूट आपके डी पर ही डिपेंड करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कैसे डी पर डिपेंड करेगा वो आइए सीखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम सीखते हैं नेचर ऑफ रूट। तो आपको इतना आइडिया हो गया कि सर नेचर ऑफ रूट जो आप कह रहे हो कि डी पर डिपेंड करेगा, तो डी तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से इसी पे डिपेंड करेगा। अब जो डी है इसके बारे में क्या हो सकता है कि सर डी दो हो सकता है, दो चीजें पॉसिबल है। या तो आपका डी जीरो हो जाए या आपका डी जीरो नहीं हो। यही तो दो बात पॉसिबल है। बड़े ध्यान से बात को समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी, चीजों को समझने पर ध्यान देना है कि सर डिस्क्रिमिनेंट डी पर मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है कि मूल कैसे होंगे।
तो या तो डी का मान 0 होगा या डी का मान 0 नहीं होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, या तो 0 होगा या नॉन जीरो। अगर साथियों डी 0 हुआ तो क्या बनेगा? देखिए, अगर डी 0 हुआ, मान लीजिए ये डी है, अगर ये 0 हुआ तो आप कहोगे सर मूल पता है क्या आएंगे? x बराबर हो जाएगा -b/2 है। देखो आपने इसको 0 बना दिया पूरे को, यहाँ सर ये हो गया। और किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं कि सर दोनों मूल, दो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, और हमारे पास -b/2 एक ही मूल है, इसका मतलब दूसरा मूल भी यही रहेगा, और दूसरा मूल भी यही रहेगा, इसका मतलब दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे। इसके अलावा कि सर देखो एबीसी आपने बोला है कि वास्तविक संख्या होंगी, समान होने के साथ आपने कहा एबीसी वास्तविक होगी, तो दो वास्तविक संख्याओं का अनुपात भी कैसा होता है? वास्तविक। इसका मतलब रूट वास्तविक भी होंगे, यानी रियल भी होंगे। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि अगर डी का मान 0 होगा तो उस केस में साथियों जो आपका रूट्स होगा ना, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल है ना, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है मूल समान और वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट, और रूट होंगे क्या, इसे रूट हो जाएंगे -b/2 है, ये इसका रूट आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब? जब आपका डी 0 हो। तो ध्यान रखना रूट्स रियल कब होते हैं? डी 0 होने पर क्या होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल। या आपसे बोला जाए कि रूट्स इसके रियल और इक्वल है, रियल और इक्वल है, तो रूट इसका मतलब आपके लिए -b/2 होगा। एक्स का मान -b/2 लेना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? यहाँ से रूट्स रियल एंड इक्वल दोनों केस में हम डी इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो डी इक्वल टू 0 हमारे लिए बेहद काम का है कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अब बात करते हैं इसमें, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो आप देखिए दो रूट आएंगे। क्या क्या आएंगे? दो रूट। देखिए कि सर दो रूट आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? एक तो सर प्लस का आप लिखेंगे -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2 है, और दूसरा क्या आएगा? -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2 है, एक रूट ही आएगा। अब देखो ये दोनों रूट अलग अलग है, तो इस केस में जब आपका d नॉट इक्वल टू 0 है ना, d नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में, यानी इस केस में क्या होने वाला है? d नॉट इक्वल टू 0 के केस में तो रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स आर अनइक्वल का मतलब मूल असमान होंगे। मूल असमान होंगे। मूल असमान होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी कि हाँ सर मूल असमान होंगे। तो d इक्वल टू 0 में मूल समान और वास्तविक, d नॉट इक्वल टू 0 में मूल असमान। अब d 0 नहीं है, तो d अगर 0 नहीं है साथियों, तो यहां से फिर आप कहोगे कि सर दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि सर आपका d अगर 0 नहीं है तो या तो d आपका पॉजिटिव होगा या d नेगेटिव होगा। दो ही तो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ सर बिल्कुल ठीक है, या तो आपका d नेगेटिव होगा या आपका d पॉजिटिव होगा। ये सर ये दो बातें हैं। अब अगर d नेगेटिव है, आपका d नेगेटिव है, तो जरा बात को समझिए। जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि सर ये d है आपका, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि -b प्लस √d अपॉन 2 है। अब सोचिए अगर ये d नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होता है काल्पनिक, ऐसा होगा काल्पनिक, तो पूरा रूट कैसा बन जाएगा? इमेजनरी बन जाएगा। यानी इस कंडीशन में जब आपका d नेगेटिव है, उस कंडीशन में रूट्स आर इमेजिनरी। तो ध्यान रखना रूट्स आर इमेजिनरी मतलब मूल कैसे होंगे साथियों? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, ये ध्यान रखना। कब होंगे? जब d 0 है, d 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। d अगर आपका नेगेटिव है तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या आप बात समझ गए? अब आइए आगे कि सर अब जरा बताइए आगे इसके बारे में कि d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। तो देखिए अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो मूल होंगे ना, वो सर वास्तविक भी हो सकते हैं, और वास्तविक मूल भी दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो होगा तो रियल। यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 आया तो रियल होगा, नेगेटिव नहीं है डी। डी नेगेटिव नहीं तो मतलब काल्पनिक तो नहीं होगा, होगा तो वास्तविक।
इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे आप ये बात तो पक्का कर दीजिए, एक काम करते हैं कोई बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगर डी आपका पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, इसका मतलब साथियों रूट्स जो होंगे ना, रूट्स आर रियल, यानी कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए मूल वास्तविक हो गए, हाँ सर यहाँ तक ठीक है। अब वास्तविक मूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इसके भी दो भाग होंगे। कैसे होंगे दो भाग इसके? देखिए, अगर आपके डी का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर डी पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर है, तब तो मूल आपका सीधे परिमेय होगा। रूट्स आर रैशनल, मतलब मूल परिमेय होंगे। कैसे अभी बता दूंगा मैं सब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि क्यों होगा। दूसरा है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब डी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे आपके? इसे रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल मतलब मूल अपरिमेय होंगे, मूल अपरिमेय होंगे। हाँ जी, आइए बात को समझते हैं कि सर ये क्या इतना सारा आपने पढ़ा दिया है ना। देखिए समझते हैं जरा चीजों को। तो मेरे भाई हम बात कर रहे हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मूलों की जो प्रकृति होती है ना साथियों, वो डिपेंड करती है डी पर, नेचर ऑफ रूट डी पे। अब डी क्या हो सकता है? वो दो हो सकता है, या तो डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। अगर डी जीरो है तो उस केस में आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे बोला जाएगा रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तब आपको डी को जीरो बनाना है। और डी कौन होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए बी सी हम पहचानते ही हैं कि सर ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। और जो मूल समान मूल होगा वो कितना होगा? माइनस बी बाय टू, माइनस बी बाय टू है। अब अगर डी जीरो नहीं है, डी जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली आप समझ जाना मूल असमान है। तो जब भी आपका डी नॉट इक्वल टू आ जाए जीरो, इसका मतलब मूल असमान है, अनइक्वल रूट से, है ना। अब अनइक्वल रूट से, तो अब डी अगर जीरो नहीं है तो क्या क्या पॉसिबल है? इससे डी आपका हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है नेगेटिव हो। अगर डी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटे का साइन है, क्योंकि जीरो बड़ा है इसमें, है ना। जिधर ये चोंच खुलती है ना वो बड़ा होता है, तो जीरो बड़ा है डी से, यानी डी जीरो से छोटा है, यानी डी नेगेटिव है। जीरो से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। अगर डी साथियों नेगेटिव हो तो उस केस में आपका मूल काल्पनिक होगा। क्यों होगा काल्पनिक? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ये है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की जगह डी लिख दिया, अपॉन टू है। और आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है ना, वो इमेजनरी होता है, वो इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। ठीक है, तो ये इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव होगा, है ना। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर डी नेगेटिव होने पे मूल असमान और काल्पनिक हो गया, असमान और काल्पनिक। क्योंकि असमान तो होगा ही होगा, असमान में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि सर डी जीरो नहीं है तो असमान तो होगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव भी आ गया तो काल्पनिक है। अब अगर हम बात करें डी ग्रेटर देन जीरो का, मतलब पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है डी, तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर, तो ये सारा क्या बनेगा सर? वास्तविक बन जाएगा, यानी वास्तविक तो होगा। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल, यानी कि वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे कब? जब डी आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर होने पे डी का रियल हो रहा है, तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर डी का पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, जैसे मान लो डी आपका 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4, तो रूट तो रहा ही नहीं। और जब रूट नहीं रहा तो इसका मतलब वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी ना। यानी साथियों, जब भी आपका डी पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस केस में रूट्स कैसे होंगे? परिमेय और असमान। असमान तो ऊपर ही हो चुके थे, असमान तो ऊपर ही हो चुके थे, है ना। वास्तविक और परिमेय होंगे, तो परिमेय बोलते हैं वास्तविक उसमें ऑलरेडी आ गया, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। वास्तविक बोला तो परिमेय बोला तो उसमें वास्तविक आ गया।
और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो डी का मान आ रहा है 3, सपोज करो एक एग्जांपल के लिए कि मान लो सर आपको डी जो है ना वो दिया हुआ है 3, तो माइनस का कुछ मान लेते नंबर कि रूट के अंदर आ गया 3, तो इसका तो रूट नहीं निकलेगा। तो रूट में अगर कोई ऐसी अभाज्य संख्या आ जाए तो याद करो हम ये जानते हैं कि सर ये परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब आपका मूल कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब रूट कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बताओ, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा रूट होगा, परिमेय अपरिमेय वास्तविक समान असमान, ऐसा भी पूछा जाता है कि कैसा होगा रूट। और कई बार ऐसा सवाल आएगा कि वो परिमेय, वो इनमें से कोई लैंग्वेज दे देगा कि मूल वास्तविक है तो आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, मूल समान है तो किसी के की या एम की वैल्यू बताओ। ऐसे दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखना है। अब ये फ्लो चार्ट कैसे याद होगा, पहले एक बार आपने समझ लिया, आप इसी को बिना देखे 2 बार 3 बार बनाइए, तो चीजें आपको अपने आप याद होना शुरू। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे अगर ये बोला जाए कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है और समान है, वास्तविक और समान, तो समान आते ही डी इक्वल टू 0 करना है, मूल वास्तविक आते ही डी इक्वल टू 0 करना है, वास्तविक और समान आते ही 0 से। और अगर केवल वास्तविक बोलता है कि केवल मूल वास्तविक है, तो इतना तो याद रखना आप कि केवल मूल अगर वास्तविक है तो उस केस में साथियों डी आपका पॉजिटिव होगा। वास्तविक मूल में डी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर बोलता है मूल काल्पनिक है तो डी आपका लेस देन 0 होगा। असमान मूल बोलता है असमान, तो ध्यान रखना हम इधर आ चुके हैं, डी 0 नहीं है। समान बोलते ही डी इक्वल टू 0 में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात हमको एकदम अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा आगे बढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया पहले क्वेश्चन में, तो साथियों पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल दोनों बोला हुआ है, रियल है इसका मतलब पॉजिटिव होगा डी। दूसरी बात आपसे बोला गया कि इक्वल भी है, मतलब डी इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो इसके मूल समान कब होंगे, वास्तविक और समान। सर मूल समान वास्तविक तब होते हैं जब d का मान 0 हो जाए, और d कितना होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक a दिया है, x का गुणांक b दिया है, c कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है कि मूल वास्तविक भी है समान भी है। अब आप ये मत कहना कि सर ये, अब इसमें मूल वास्तविक है लेकिन समान नहीं है, तो हमको समान भी बोलना है, दोनों चीज यूज करनी है, इसीलिए आ जाएगा आपका डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, जो पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है एकदम, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन में, कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट अनइक्वल रूट। ध्यान से समझिएगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण में दो अलग अलग अवास्तविक मूल, वास्तविक नहीं है अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब वास्तविक कब होता है, रूट्स रियल कब होते हैं, इस डी जब आपका पॉजिटिव हो। सोचिए ना, हमने दो चीजें पढ़ी ना, रियल नहीं होना चाहिए, अवास्तविक होने का मतलब अनरियल, रियल नहीं होना चाहिए। तो रूट्स रियल नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ये दो ही तरह के रूट होंगे, या तो रियल या इमेजनरी। तो अगर अनइक्वल अनरियल रूट है यानी अवास्तविक रूट है, तो इसका मतलब वो काल्पनिक मूल होगा। अवास्तविक मूल मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे काल्पनिक मूल की बात कर रहा है। तो जो ये बात लिखी गई है ना आपके पास, इसके अंदर ये लाइन अवास्तविक मूल या अनरियल रूट्स, इस पूरी घटना का ये मतलब हुआ कि रूट्स आपके इमेजनरी है। का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है सर रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब अगर साथियों रूट्स आपके इमेजनरी है तो रूट्स इमेजनरी कब होते हैं, तो आपको मालूम है कि सर जब डी आपका 0 से कम हो, 0 से कम, डी मतलब कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, तब आपके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी। अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है लेस देन 0, 0 से भी कम, 0 से भी कम, हाँ सही है, 0 से भी कम ये भी ठीक है, 0 से बड़ा तो ये तो गलत है, 0 से बड़ा में तो रियल रूट्स हो जाएंगे। लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं, ये गलत है,
ये गलत है क्योंकि इक्वल टू 0 होते ही वो रूट समान और वास्तविक हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। शून्य से बड़ा और एक पूर्ण वर्ग, नहीं ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 0 यानी शून्य से भी कम। तो मुझे लगता है आपको सेकंड क्वेश्चन भी बड़े आराम से समझ में आ गया कि हाँ सर इसका मीनिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में देखिए। अब ये बिल्कुल आजकल जो पैटर्न बन रहा है ना उसके जैसा क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सर, कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल वैसा है। देखिए कितना बेसिक से क्वेश्चन उठाया गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। अब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में पाएंगे कि सर कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रैशनल। रूट्स कैसे हैं, परिमेय हैं। यदि, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने परिमेय मूल समझा तो परिमेय मूल कैसे होते हैं कि सर परिमेय मूल तो वास्तविक भी होते हैं। अगर वो वास्तविक है इसका मतलब डी आपका नेगेटिव नहीं होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। समझ गए आप, डी आपका या तो 0 के बराबर होगा तब जाके मूल परिमेय और वास्तविक होंगे, या फिर डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा। और परिमेय बोला है तो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे, एक एक बात को समझिए जो हमने पढ़ा था। यहाँ सर इतना तो हमको समझ में आ गया कि आपने बोला है कि रूट्स जो है ना वो हमारे परिमेय है। देखिए इसका मतलब जो है ना क्या है, ये जो भी बोला है ना ये बड़ा काम की हमको लाइन बोली, इंपॉर्टेंट, रेशनल रूट्स। देखिए इस समीकरण में इसमें मूल परिमेय है। मूल कैसे है, परिमेय है। तो मूल अगर परिमेय है किसी भी द्विघात समीकरण के, इसका मतलब वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का मतलब आपका डी पॉजिटिव रहा होगा, साथ में परिमेय है वो। तो अगर परिमेय है तो एक बात तो तय हो गया कि मूल वास्तविक होगा, माने ग्रेटर देन 0 होगा। चलेगा, बिल्कुल ठीक है सर, एकदम सही कह रहे हो आप। मूल परिमेय भी है तो मतलब डी इक्वल टू 0 वाला भी चलेगा कि हाँ सर वास्तविक है, समान भी हो सकता है। और डी साथ में ध्यान रखना जब पॉजिटिव होगा ना तो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर भी, डी इक्वल टू 0 भी सही है, क्यों, क्योंकि ये भी मूल परिमेय देता है, परिमेय मूल देता है ना। तो इसका मतलब ये तीनों बातें पॉसिबल है। अब जरा आइए क्वेश्चन में, कह रहा फर्स्ट ऑप्शन डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है, हाँ डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। डी इक्वल टू 0, यहाँ से ये भी ट्रू है। डी 0 भी हो सकता है तब भी मूल कैसे आएंगे, परिमेय आएंगे। डी लेस देन 0 सर ये गलत है, ये तो डी 0 अगर से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। इसी तरह डी ग्रेटर देन 0, हाँ ये भी चलेगा, पर डी ग्रेटर देन 0 में मूल जो है ना आपके परिमेय होना जरूरी नहीं है ना, ये नहीं हो सकता आंसर, बिल्कुल ये गलत होगा। ये हमारा गलत है। कारण क्या है, क्योंकि अगर डी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो हो सकता है डी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लफड़ा हो जाएगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मूल कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो परिमेय मूल में सिर्फ दो ही हो सकता है, डी इक्वल टू 0 भी अलाउड है और डी परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप बात समझ गए कि सर इसका डी ऑप्शन भी गलत है। तो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल परिमेय होंगे यदि, तो पहला ऑप्शन कह रहा है डी पूर्ण वर्ग, बिल्कुल सही है। डी इक्वल बी ऑप्शन है डी इक्वल टू 0, ये भी सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। डी ग्रेटर देन 0 भी नहीं चाहिए, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 में नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला भी शामिल है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने पे वो अपरिमेय मूल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन बोला ए एंड बी ओनली, तो बस यही आंसर आ गया, ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सी गलत, बी ऑप्शन गलत, ये सी भी गलत, और डी भी गलत, सी और डी, तो फिर हो गया ना आंसर, सर ये आ गया आंसर, तो इसका आंसर ये है। तो आजकल इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में फायदा क्या है, आपसे हर बात पूछ लिया उसने, हर बात का जवाब आपसे पूछ लिया गया। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है जो अभी आ रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है ना। तो देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में जो पुराना पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी डाल रहे हैं कि भाई आप इस चीज के लिए तैयार रहो। अब बोर्ड आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपका डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हर बात का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इमेजनरी इफ, तो देखिए आप सिंपल से इसने बोल दिया, और ये जनरल इक्वेशन ही तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो रूट्स इमेजनरी है, द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है। तो साथियों मूल काल्पनिक कब होते हैं, जब सर d ग्रेटर देन लेस देन 0, d का मान नेगेटिव, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन
जीरो। अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो कहाँ है, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, समीकरण के मूल हैं। अब ये सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं कि सब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए आप ध्यान से, रेशनल, अनइक्वल, इरेशनल, रेशनल अनइक्वल, इमेजिनरी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि इसका क्या आंसर होगा, है ना। और रूट्स के बारे में पूछ रहा है, तो क्या आइडिया लग गया आपको कि सर हमको मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, नेचर ऑफ रूट। और नेचर ऑफ रूट साथियों किस पे डिपेंड करता है, डी पर। तो हम तुरंत अब डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हमको तो मालूम है डी का फॉर्मूला, इसे डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हम सर डी के लिए ए बी सी का मान भी जानते हैं। बी कौन होगा, एक्स का गुणांक, वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होता 1, इंटू सी, सी का मान कितना है यहाँ पे 4, सी आ गया 4। अब इसको सॉल्व करो तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और ये 4 चौक 16, 25 माइनस 16 9, तो डी की वैल्यू आ गई 9। और 9 आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या इतना आइडिया आ गया कि सर डी जीरो नहीं है, मेरा डी जीरो नहीं है, 9 है मतलब जीरो नहीं है, तो मूल कैसे होंगे, रियल। अब रियल रूट्स कैसे भी कितने तरह के होते हैं कि सर दो प्रकार के, या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, परिमेय या अपरिमेय। तो डी देखो आप परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो रियल रूट्स कैसा होगा सर, रैशनल होगा, परिमेय होगा, रैशनल होगा और परिमेय होगा। साथ में और क्या हो सकता है कि सर डी जीरो नहीं है, डी जीरो होने पे मूल समान होते हैं, और डी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब मूल असमान होंगे। तो मतलब रूट्स आर अनइक्वल। देखो मैंने अभी ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग में तुरंत घूमने लग गई कि ये सब कुछ हो सकता है। अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, परिमेय असमान, रैशनल एंड अनइक्वल। तो देखो रैशनल भी होगा अनइक्वल भी होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है कि मूल कैसे होंगे, परिमेय और असमान। दूसरा कह रहा अपरिमेय, तो गलत है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए अपरिमेय नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है रैशनल एंड इक्वल, परिमेय और समान। तो परिमेय और समान तो कब होगा, जब इसका डी जीरो होगा, डी जीरो नहीं है यानी ये भी गलत। इमेजनरी, काल्पनिक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि डी इसका नेगेटिव होना चाहिए तब काल्पनिक होगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है ना एक आंसर, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है सारा लिख के तुरंत ऑप्शन में क्या आंसर है ना, एकदम सिंपल है, एकदम हलवा है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 75 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब आप ध्यान से देखो इसको, फिर से आपके पास क्वेश्चन वही आ गया कि सर ऑप्शन को देख के हमको आइडिया आ गया कि ये भी नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है, और नेचर ऑफ रूट साथियों किस पे डिपेंड करता है, डी पर। आप तो तुरंत डी निकालो। आप कहोगे सर डी निकालते हैं, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। लिखो सारी वैल्यू, बी का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, और ए का मान 2, सी का मान सर 75, ये हो गया 75। अब इसको कैलकुलेट करो तो आपको होगा सर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ये 75 इंटू 2 150, और 150 का 4 से गुणा करोगे तो 600। अब इतना आइडिया हो गया कि सर कम में से ज्यादा घटाना है, मतलब कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और नेगेटिव है डी, अगर नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। आपको समझ में आ गया कि सर मूल काल्पनिक, और काल्पनिक मूल ऑप्शन नंबर बी में है, इमेजनरी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूट इमेजनरी होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया कि सर रूट्स आर इमेजिनरी। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से चीजों को आसान कर करके और हर तरह के क्वेश्चन कराते हुए एकदम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन में भी ले जाऊंगा, ताकि बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आएगा ना तो आप करके जरूर आओगे। आप देखिए, क्लास में बने रहिए पूरे एंड तक, आप लास्ट तक जाते जाते देखना, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9, इसके रूट इक्वल है,
तो आपको m का मान बताना है, m के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। अब साथियों किसी भी इक्वेशन के अगर रूट समान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सेम है, तो क्या आपको आइडिया आ रहा है कि सर रूट सेम तब होगा जब d 0 होता है। समझ गए बात? सर मूल समान तब होगा जब d 0 होगा। और d कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? m, तो यहाँ पे लिख दें m स्क्वायर माइनस 4a का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, c का मान जो कांस्टेंट टर्म है 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया हमारे पास m स्क्वायर और ये हो गया 9 चौक 36 माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर 36, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 6, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्लस माइनस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, जैसा बोला था वैसा करते जाना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ये इक्वेशन के मूल समान है। कह रहा k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। फिर से वही क्वेश्चन की सर इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो मूल समान तो कब होते हैं? जब d का मान 0 हो। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान 24 माइनस का, विथ साइन लिखना है आपको, चीजों को ध्यान रखना। माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 9 और सी का मान k बराबर 0। 24 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 576। ये माइनस का 36 के होगा, उधर जाके प्लस का, तो क्या बन गया यहाँ से सर 36 के। 36 का भाग दे दो, तो यहाँ से साथियों k का मान आ जाएगा 576/36। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना बेहद आसानी से। सर सबसे पहले 6 से काट दो, 6 छिंग 36, 6 से काटो 6 नम 54, 57 में से 54 घटाओगे 3, 3 और 6 36, 6 छिंग 36। फिर 6 से काट दो, फिर 6 से कट जाएगा 6 कम 6 बचा 3, 3 और 6 36, 6 छिंग 36 मतलब 16। तो आपके इस क्वेश्चन में ए का मान कितना था? 16, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो चीजें करते करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम सब कुछ सीख जाएंगे, सब याद भी हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स एकदम हलवा है। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे 9 में, ये पूरी तरह से क्वेश्चन जो है ना नए पैटर्न पे मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने पूरे क्वेश्चन को ऐसे टॉपिक पढ़ के बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आपको उन क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे जो नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये भी आपको आए। पूरी तरह से क्वेश्चन डिजाइन करके मैं आप लोगों के लिए नए फॉर्मेट पे ला रहा हूँ, कथन और निष्कर्ष पे। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप जैसा भी पेपर आएगा ना आप फोड़ के आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न में से कौन सा सही है द्विघात समीकरण के लिए? बिल्कुल बेसिक पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। क्या कहा जा रहा है हिंदी में? देखो, निम्न द्विघात समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। देखिए, रूट्स आर इक्वल इफ डी इक्वल टू 0। मूल समान होंगे यदि डी का मान 0। बिल्कुल सही है। डी 0 है तो मूल कैसे होंगे? समान। सही लिखा हुआ है, सही ही हमको ढूंढना है। यहाँ पे जरूर आप ध्यान रखना, कई बार हो सकता है वो गलत पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा तो आंसर गलत ही देने वाले हो। हाँ जी, बी ऑप्शन, रूट्स आर अनइक्वल इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डी का मान 0 नहीं तो रूट्स अनइक्वल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, असमान होते हैं, हमने यही तो पढ़ा था। बी भी सही लिखा हुआ है, मूल असमान होंगे जब डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सी ऑप्शन कह रहा है रूट्स आर रियल इफ डी इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा होने पर रूट रियल। बोले ऐसा नहीं होता सर, ये तो काल्पनिक होता है। तो सी आपका गलत है। कह रहा है मूल वास्तविक होंगे जब डी आपका लेस देन 0 है। ऐसा नहीं है, डी लेस देन 0 होने पर मूल काल्पनिक होता है। अगला कह रहा है रूट्स आर इमेजिनरी इफ डी लेस देन 0। हाँ, ये ठीक लिखा हुआ है, तो मूल काल्पनिक होंगे जब डी आपका 0 से छोटा है। अब कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, सबसे उपयुक्त उत्तर इसमें से ढूंढना है कौन सा है। देखो, आपका सही आंसर क्या है? ए बी डी। तो जिसमें ए बी डी होगा वो आपका सही है। तो आप कहोगे सर ए बी, ओनली ए बी नहीं, डी भी करेक्ट है, तो ओनली वर्ड हटा सकते हैं अपन। ए सी नहीं, सी तो गलत है।
अच्छा ए बी डी ओनली, हाँ ये सही है कि ए बी डी केवल सही है, ए बी डी, हाँ सी सही नहीं है तो ए बी डी ओनली, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर था, है ना। बेहद आसानी से क्वेश्चन बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब हुआ डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, है ना। तो रियल रूट्स और इक्वल बोल दिया इसने, मतलब डी आपका क्या होगा सर, इक्वल टू जीरो। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के, सी की जगह 1 बराबर जीरो। तो 4 का स्क्वायर हो गया साथियों 16, ये माइनस का 4 के उधर जाके प्लस 4 के हो जाएगा, 4 का इसमें भाग दे दो, तो 4 से भाग दोगे 4 चौक 16, यानी के का मान आ गया आपके पास 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 4 सही है, तो यानी के का मान आएगा 4, है ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इमेजनरी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इमेजनरी रूट्स है, यदि समीकरण के मूल कह रहा है कि काल्पनिक हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल काल्पनिक, मूल साथियों काल्पनिक होने का क्या मतलब होता है कि सर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी आपका लेस देन जीरो होगा। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान के लेस देन जीरो। अब सर ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, इसको उधर भेज दो, ये हो गया 4 3 12 के, उधर भेजोगे तो प्लस का 12 के। अब इस 12 से भाग दो, 12 प्लस का नंबर है, भाग देने पे इनइक्वालिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये बन गया 81/12 लेस देन के बड़ा है। तो साथियों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कि इधर लिख दूं, तो आपको लग रहा है कि सर इस इनइक्वालिटी का साइन भी इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जो मुंह खुल रहा है ना ऐसा चोंच, वो के की तरफ है, तो के में इधर लिखूंगा तो चोंच इधर की तरफ खुलेगा। और इसको काट दो, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और ये 27 बार, तो आंसर होगा इसका 27/4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था के ग्रेटर देन 27/4, यानी कि साथियों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है, के ग्रेटर देन 27/4। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आ जा रहा है कि इफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6kx इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ध्यान से समझिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा है, इतना तो आइडिया आ गया कि मूल असमान है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। कह रहा है ना द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है और भिन्न है, तो भिन्न होने का मतलब क्या हुआ कि सर डी जीरो नहीं होगा, और वास्तविक है इसका मतलब डी आपका ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होने पे तो रूट वास्तविक होते हैं, लेस देन जीरो होने पे तो रूट काल्पनिक हो जाएंगे। तो क्या आप मेरी बात समझ गए कि सर इसका मतलब आपका डी पहली बात तो जीरो नहीं है, जीरो नहीं लेना है, और डी कैसा होगा उसमें, वास्तविक होगा तो ग्रेटर देन जीरो। समझ गया कि वास्तविक और भिन्न है, असमान रूट है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो साथियों डी ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व कर लो बस, और क्या, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4 है, बी का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 1 ग्रेटर देन जीरो। तो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस का हो गया 4 के उधर जाके प्लस का 4 के। अब मैंने 4 से भाग दिया, तो 36/4 ग्रेटर देन के, तो इससे कट गया कितनी बार, 9 बार। तो के को अगर मैं पहले लिख दूं तो ये चोंच 9 की तरफ खुल रहा है, तो अभी भी 9 की तरफ खुलेगा, तो आपका आंसर हो गया के लेस देन 9। के लेस देन 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। मैंने के को इसलिए पहले लिखा क्योंकि ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है, ऐसा बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए चोंच इधर की तरफ खुल रहा था तो आपने भी 9 की तरफ खुल रहा था तो 9 की तरफ खोल दिया, और क्या, मतलब के का मान 9 से छोटा होगा। आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इफ -4 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस द्विघात समीकरण के यदि -4 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर जीरो का एक मूल है, और समीकरण के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए।
तो आपको आइडिया आ रहा है कि जिसको हमको समान बनाना है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो इस समीकरण में सिर्फ दो वेरिएबल है, पी और के, और मुझे के निकालना है, और आंसर में कहीं भी पी नहीं आ रहा, मुझे इसका मतलब पी को हटाना पड़ेगा। तो पी का मान निकालने के लिए मुझे एक व्यवस्था करके दिया है क्वेश्चन में कि ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका एक मूल -4 है। ये दिया हुआ है कि हाँ -4 इसका एक मूल है। और आप इतना जानते हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर -4 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x की जगह अगर -4 लिख दूं तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो बस यही मैं काम करके t का मान निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स की जगह -4 बराबर 0। साथियों -4 का स्क्वायर जो है ना वो बन जाएगा 16, -4p -4 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, 16 -4 12 हो जाएगा, -4p उधर जाके प्लस का 4p हो जाएगा, 4 का भाग दे दो, तो 4 से जब 12 में भाग दोगे तो 3 बार, तो p का मान आ जाएगा यहाँ से 3। p का मान जो 3 आया ना वो आप इस समीकरण में रख दो, दूसरे वाली में क्या बन गया, फिर दूसरी वाली इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पी की जगह मैंने 3 लिख दिया, प्लस के बराबर 0। अब आपसे बोला गया इस इक्वेशन के रूट्स है ना, मूल है ना वो इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। आप जानते हो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी उसका 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन की हमने डी इक्वल टू 0 कर दिया। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान के बराबर 0। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 4 के, तो माइनस का उधर जाके प्लस का, 4 का भाग दे दो इसमें, तो के का मान साथियों आ जाएगा 9/4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था के का मान 9/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है ना। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी आर इक्वल देन विच वन इज ट्रू। यदि समीकरण दिस के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, इसमें से कौन सा सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, b-c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसके मूल समान है। तो आपको आइडिया है कि हाँ सर मूल समान होने पे डी का मान 0 होता है। लेकिन ध्यान से देखो, ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए ना जिसमें गुणांक कांस्टेंट ना हो के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे और रूट्स को इक्वल बोले, रूट्स को इक्वल, तो डी बराबर 0 से क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत लेंदी होने वाला है। आएगा आंसर लेकिन बहुत लेंदी होगा। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करें सर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार जो आप है ना, इनके जो ये गुणांक है ना, गुणांक, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, एक बार इनको जोड़ के देखो, जोड़ के। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक द्विघात समीकरण है, बात को थोड़ा समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मैंने कहा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तीनों के गुणांकों को मैंने जोड़ा और वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उस कंडीशन में वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का एक मूल x बराबर 1 होगा। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू 1, ये होगा। क्यों होगा, कारण समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ज्यादा काम की है। कब काम की ज्यादा है, कि जब आपको द्विघात समीकरण दे और उसके जो मूल गुणांक है ना एक्स वाई जेड के, वो साथियों कांस्टेंट ना होके न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू ना होके ऐसी वेरिएबल में आ जाए, बी माइनस सी, इस तरह का उटपटांग वेरिएबल है, तब आपको डी बराबर 0 से क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। आंसर आएगा लेकिन बहुत लेंदी होगा। तो जल्दी लाने का तरीका क्या है, एक बार आप कम से कम ये चेक करो
कि जो गुणांक है ना, इन गुणांकों का योग कहीं जीरो तो नहीं है। अगर इन गुणांकों का योग जीरो आ गया तो एक मूल इसका एक होगा, एक मूल एक होगा। और क्योंकि रूट इक्वल बोला है तो अगर एक मूल एक है तो अगला मूल भी एक ही होगा, क्योंकि दोनों मूल समान है, बोला है ना क्वेश्चन में कि सर रूट्स आर इक्वल। तो हमने एक मूल निकाल दिया एक, तो दूसरा भी क्या होगा, एक होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्यों होगा ये। कारण ये है साथियों कि आप कह रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो जरा इस इक्वेशन में x की जगह एक बार एक रख के देखो, क्या एक इसको संतुष्ट करेगा। आप कहोगे कर रहा है सर, देखो a इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी बराबर जीरो। ऐसा करने से क्या हुआ, a वन का स्क्वायर वन हो गया, वन इंटू ए ही रहेगा, प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ तो गया, ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये आंसर आ गया, ये दिया हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। और ये जीरो कब आ रहा है, जब आप x की जगह क्या लिख रहे हो, वन। इसका मतलब x बराबर वन क्या होगा, इसका एक मूल होगा। जो इसको संतुष्ट कर जाए वो इसका मूल होगा, यानी x बराबर एक इसका मूल है। और अगर x बराबर एक इसका मूल है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, एक। कारण कि सर कारण ये है दूसरे मूल के एक होने का, क्योंकि दोनों मूल क्वेश्चन में समान दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों मूल समान देगा आपको, चिंता मत कीजिए, देगा। तो दोनों मूल समान है। अब आप आगे, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना, मूल और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों मूल आ चुके हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल। और वो होता है साथियों C/A। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, वन इंटू वन इक्वल टू C/A। अब वन इंटू वन वन होगा, सी का ए का जरा इधर मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे ए बराबर सी। यानी कि इस पूरी कंडीशन में जब कभी भी आपको बोला जाए रूट्स आर इक्वल और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में उठपटांग लगे, तो एक बार आप गुणांकों का योग करके देखो कि कहीं a प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ गया तो एक मूल एक होगा, और क्योंकि मूल समान है तो दूसरा भी वन होगा। और दोनों मूल अगर वन वन है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a और c बराबर होंगे। यानी कि हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ए और सी बराबर होंगे, तभी ये बात होगी, वरना नहीं हो सकता है। तो अब क्या आपको आइडिया आया, सर देखो अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी करके देख लेता हूँ इसमें। आप कहोगे सर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सर माइनस का है प्लस का ए कट गया, प्लस का बी माइनस का बी कट गया, प्लस का सी माइनस का सी कट गया, आंसर तो जीरो आ गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो एक मूल एक होगा, तो दूसरा भी एक होगा। और दोनों मूल अगर सेम है तो उस कंडीशन में सर हमारा जो आंसर आने वाला है, उस आंसर में ए और सी कैसे होंगे, सेम होंगे। ए और सी सेम, ए कितना है, बी माइनस सी। सी कितना है आपका, ए माइनस बी। ए माइनस बी, बी को इधर लाओ, सी को उधर भेज दो, तो बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये हो गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी। और यही आपका आंसर है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथ ही इसका एक और आंसर हो सकता है कि सर सम ऑफ रूट से भी तो निकाल सकते हैं आंसर। तो बिल्कुल निकाल सकते हो आप। ये सर एक आंसर तो ये आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना। अगर मैं इसको सम ऑफ रूट से सॉल्व करने जाऊं, सम ऑफ रूट, तो उस कंडीशन में होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट करोगे तो एक और एक को जोड़ने पे दो, माइनस बी का मान कितना है हमारे पास, कि सर सी माइनस ए अपॉन ए का मान कितना है, बी माइनस सी बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसका जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2b माइनस टू से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी प्लस ए। अब ये 2c को उधर भेज दो, तो 2b बराबर कितना आएगा, 2c उधर जाएगा प्लस का, तो 2c माइनस ए प्लस 2c माइनस सी प्लस ए। तो यहाँ से हो गया 2b बराबर 2c माइनस सी प्लस ए। तो देखो इससे भी आपका आंसर वही आया कि सर आंसर इससे भी वही आ रहा है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो आप चाहे तो सम ऑफ रूट से निकाले या प्रोडक्ट ऑफ रूट से। पूरी कहानी का मैं सार बताता हूँ कि सर आपने इतना हाई फाई पढ़ा, हमारे तो थोड़ा ऊपर से जा रहा। आप कुछ मत कीजिए, जब भी क्वेश्चन
डिफिकल्ट लगे और नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन हो, आप एक बार एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म इनके गुणांकों को जोड़ के देखिए। अगर इनके गुणांक का योग जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, ध्यान से सुनिए, जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में एक मूल आपका एक होगा। अगर साथियों एक मूल एक है और दोनों मूल समान बोला हुआ है, तो ये तभी होगा जब ए और सी बराबर। तो आप तो सीधे ए और सी को बराबर कीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अब आप देख पा रहे हैं ना कि हम कितने बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, और कितना अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन में आ गए। इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है ना। आइए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी आर इक्वल, देन विच वन इज ट्रू। अब आप देख पा रहे हैं कि सर समीकरण के मूल समान है तो कौन सा सही है। तो मूल समान होते हैं, हमारे दिमाग में पहला कंडीशन कि सर डी जीरो। अब आइडिया आ रहा है कि सर डी जीरो करके मैं अगर करने जाऊंगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो बहुत लेंदी होने वाला है। और गुणांक आप देख पा रहे हैं कि सर उठपटांग आ रहा है। एक बार मेहरबानी करके गुणांकों को जोड़ के देख लीजिए। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। ए इंटू बी माइनस सी पहला गुणांक है, दूसरा है बी इंटू सी माइनस ए, तीसरा गुणांक है सी इंटू ए माइनस बी। तीनों का मैं जोड़ के देख रहा हूँ, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखो प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट गया, माइनस का ए सी प्लस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का बी सी, आंसर कितना आ गया जीरो। इसका मतलब इसका एक मूल कितना हो गया, वन। तो दूसरा भी कितना होगा, वन, क्योंकि मूल समान दिया है। और ये बात तब सही होगी जब ए और सी बराबर हो। ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी माइनस ए सी बराबर ये रहा सी आपका। तो दोनों बराबर होंगे, यानी ए सी माइनस बी सी, मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सर ये माइनस का ए सी उधर भेज दो, बी सी को इधर ले आओ। तो ये बन गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ये ए सी उधर जाके प्लस का और एक ए सी पहले से था तो टू ए सी। ये हमारा आंसर है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सर आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, आंसर तो डिवाइडेड में आ रही चीजें, सब अपॉन में आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या किया, इस पूरे में भाग दे दिया, किससे, ए बी सी से। क्यों भाग दिया, क्योंकि सब नीचे आ रहे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो भाग दो। तो ये बन गया ए बी अपॉन ए बी सी, इसमें भी भाग जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी सी इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए बी सी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टू ए बी नहीं होगा, टू ए सी होगा, है ना। यहाँ पे आएगा टू ए सी, अरे टू ए सी, ये टू ए सी, तो यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा ना। टू ए सी, अब जरा इसको काट दो, फिर ए सी से ए सी कटेगा और यहाँ से इसको भी हटा दो, तो ये ए सी कट गया, है ना। तो बचा क्या फाइनल आंसर, सर फाइनल आंसर इधर बचेगा टू अपॉन बी, और इधर क्या बचेगा, वन अपॉन सी, प्लस यहाँ पे बचा ए, तो वन अपॉन ए। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए सी प्लस वन अपॉन ए, टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो देखिए इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किए जाते हैं। साथियों आपने देखा इस क्लास में हम लोगों ने कितने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी साथियों क्लास होगी वो भी द्विघात समीकरण की होगी, और पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, गुणांकों और मूलों के मध्य संबंध। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी बहुत डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।